बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बहरिया कॉलेज कारसाज का प्रीलियम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आफ्टरनून शिफ्ट का है। इसका केमिस्ट्री का पेपर है 2021 के लिए। पहली एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आपको पता है पहले वाले ऑप्शन में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के बाद का जो ये जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है अगर वैल्यू ऑफ द नंबर लेस देन 1 हो। ये दोनों जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट है। इसमें भी सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट के बाद का जीरो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन 4 और 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो रूल नंबर 1 के तहत नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर का एसआई यूनिट है, और ये सारे यूनिट प्रेशर के हैं, एटीएम भी, टॉर भी और पीएसआई भी, लेकिन एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। विच वन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कि ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स किसमें। 96 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये तो 1 मोल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल होता है। जहां तक मेरा ख्याल है कोई से 98 ही लिखना चाह रहा होगा ताकि ये 1 मोल के बराबर हो, लेकिन 96 लिख दिया। तो ये इस वक्त 96 ही पढ़ेंगे हम, तो ये 1 मोल से भी कम है। 64 ग्राम O2 ये 2 मोल के बराबर है। ऑक्सीजन O2 का मास कितना है? 32। तो मोल कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस क्या है? 64 है, और मोलर मास O2 का क्या है? 32 ग्राम है। तो 64 को 32 से डिवाइड करूंगा तो 2 मोल है। तो इसके मोल इससे तो ज्यादा है, तो ये पहला ऑप्शन तो कैंसिल। 48 ग्राम ऑफ मीथेन, तो मीथेन का मोलर मास होता है 16, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 है तो 4 का 4 और 12 16। तो 48 ग्राम को 16 से डिवाइड करें 3 मोल, तो इसके मोल है 3। तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल, क्योंकि इसके मोल इससे ज्यादा है सेकंड ऑप्शन। 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सही है ना, मोलर मास है 2 ग्राम H2 का, तो 10 ग्राम को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मोल आ जाएगा। तो इसके मोल 5 हैं, तो इस चारों में सबसे ज्यादा मोल इसके हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्गन 1840, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ये मास नंबर जो है 40, इसमें से ये एटॉमिक नंबर जो है 18, इसको माइनस कर देते हैं, तो 40 में से 18 निकाल दें तो 22 आ जाएगा। फार्मूला होता है n = a - z, और ये मैंने मॉडल पेपर की एमसीक्यूज में इसका फार्मूला बता दिया डिटेल से, तो वहां से देख सकते हैं, इसलिए अभी तो थोड़ा तेज तेज करेंगे। गिलास इज अ डैश सॉलिड, गिलास एमॉर्फस सॉलिड में शुमार होता है। गिलास को बेसिकली कहते हैं सुपर कूल लिक्विड। गिलास और प्लास्टिक बुनियादी तौर पर सॉलिड में शुमार ही नहीं होते, इसके लिए टर्म यूज की जाती है सुपर कूल लिक्विड। ऐसे लिक्विड जो ठंडे कर लिए गए हो बहुत ज्यादा, और ठंडा करने की वजह से सॉलिडिफाइड हो गए, लेकिन यहां सुपर कूल्ड लिक्विड का ऑप्शन नहीं था, तो जाहिर है सही है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो ये है नहीं, तो एमॉर्फस सॉलिड था, तो वो मैंने टिक कर दिया। गिलास को कोवेलेंट कंपाउंड भी नहीं है गिलास में, सही है, ये मेटल के सिलिकेट या बोरेट होते हैं, और इसमें बॉन्डिंग भी आयनिक होती है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल भी नहीं कह सकते, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी नहीं है, कोवेलेंट सॉलिड भी नहीं है। द बायोकैटलिस्ट व्हिच कैटलाइज केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स आपको पता है माइक्रोबियल्स हैं, सही है, और जानदार असाम है, और बायो का मतलब है लाइफ, सही है, तो ये बायोकैटलिस्ट है। जैसे दूध को दही एक एंजाइम्स बना देता है, या स्टार्च से आप अल्कोहल को सिंथेसाइज कर लेते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ अल्कोहल कहलाती है, या मोलेसिस से अल्कोहल की सिंथेसिस कर लेते हैं, वो भी बायोसिंथेसिस कहलाती है, शराब की कशीद जिसको कहते हैं। एमसीक्यूज
MCQ number 7, which of the following contains same number of atoms are in 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का जो मास होता है, मोलर मास, वो 24 ग्राम होता है। इन्होंने 12 ग्राम मैग्नीशियम दिया है, तो 12 ग्राम को ऊपर रखें और मोलर मास 24 से डिवाइड करें तो ये 0.5 मोल आएगा। इसका मतलब इसने मैग्नीशियम के 0.5 मोल दिए। अब जिसके 0.5 मोल आ रहे होंगे वो इसका आंसर है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो सही ना, सेम नंबर ऑफ एटम्स या सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसी में होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो ये मोल कितने गिवन दिए हैं? 0.5 मोल्स, आधा मोल गिवन है। अब 36 ग्राम वाटर, तो वाटर का मोलर मास 18 है, तो 36 को 18 से डिवाइड करेंगे, ये 2 मोल है, ये 0.5 मोल नहीं है। 20 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम का मास होता है 40 मोलर मास, तो 20 ग्राम को 40 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.5 मोल आएगा। इसलिए ये भी 0.5 मोल है, ये भी 0.5 मोल है, तो इन दोनों में एटमों की तादाद सेम होगी, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन सही है ना, इसको टिक कर दिया। ये क्यों नहीं है? 30 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का मास होता है 27, तो 32 को 27 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग मोल आएगा। ये 12 ग्राम कार्बन है, तो 12 का ना, कार्बन का मास होता है 12 को 12 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 मोल कार्बन आएगा। हमें 0.5 मोल चाहिए था, इस वजह से आंसर ये है। MCQ नंबर 8 देखिए, आइए 8 देखिए। एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस if it is at 0 डिग्री सेंटीग्रेड at constant pressure। प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है आपने, इसका मतलब है चार्ल्स लॉ है, और चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और गिवन टेम्परेचर इन्होंने कितना दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन। जब आप टेम्परेचर को केल्विन में डबल करते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो 273 केल्विन गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब, इसका डबल क्या होगा? 546 केल्विन। तो 546 केल्विन पर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ है, प्रेशर कांस्टेंट है, इस वजह से चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। और ये बात याद रखिएगा, सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम डबल नहीं होगा, लेकिन अगर केल्विन में टेम्परेचर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। पहला टेम्परेचर क्या था? 273 केल्विन, इसका डबल क्या होगा? 546 केल्विन, तो इस पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल। इसलिए मैंने 546 केल्विन को टिक कर दिया। ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय क्वांटम नंबर। एक एटम में जितने भी ऑर्बिटल है उन्हें कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं आप क्वांटम नंबर से। Which of the following has angular geometrical shape? Water। CCl4 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लॉन पेयर होता है, टेट्राहाइड्रल शेप होती है। हो सकता है सवाल चेंज हो जाए, एंगुलर के बजाय टेट्राहाइड्रल पूछ ले तो ये टिक हो जाएगा। गौर से सुनते जाइए दोबारा से। CCl4 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लॉन पेयर है, टेट्राहाइड्रल शेप होती है। BF3 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लॉन पेयर है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लॉन पेयर है, लीनियर शेप होती है। और वाटर में 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लॉन पेयर है, इसकी शेप को कहते हैं वी शेप, बेंट स्ट्रक्चर, एंगुलर। 3 नाम लिए जाते हैं। ये 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर का केस है। यहां पर थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की जाए ना तो 4 डिफरेंट एमसीक्यूज बन जाएंगे। एंगुलर के बजाय अगर मैं टेट्राहाइड्रल कर दूं तो आंसर CCl4, ट्राइगोनल प्लेनर कर दूं तो BF3, लीनियर शेप कर दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर एंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है या वी शेप है या बेंट स्ट्रक्चर है तो वाटर। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट the higher is the rate of reaction। चैप्टर 8 से आइए एमसीक्यूज, केमिकल काइनेटिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन पे 6 फैक्टर इफेक्टिव होते हैं, उसमें से एक फैक्टर है सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो कहा है ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट,
the higher is the rate of reaction. The molecular mass, atomic mass and formula mass of a substance expressed in gram is known as mole. ये तो complete definition लिख दी है मोल की. Which of the following has least value of viscosity? अल्कोहल. इसमें सबसे कम विस्कोसिटी किसकी? अल्कोहल की. हनी मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस में आता है और जो मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस होते हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है. तो आपको पता है कि हनी का फ्लो रेट कम होता है और जिसका फ्लो रेट कम होता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है. मरकरी का फ्लो रेट भी कम होता है तो इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है. वाटर डबल साइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि वाटर की ऑक्सीजन के पास 2 H है. अल्कोहल की ऑक्सीजन के पास एक तरफ अल्काइल ग्रुप है एक तरफ H है तो ये सिंगल साइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो जो जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, फ्लो रेट कम होगा. तो वाटर का फ्लो रेट भी अल्कोहल से कम है. तो सही है ना, मेरे नजदीक इसका आंसर है अल्कोहल. 14 MCQ है. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज फास्टर देन. ऑक्सीजन गैस का नीचे 4 गैसेस दे दिए हैं, कह रहे हैं ऑक्सीजन का इनमें से किससे फास्टर रेट होगा? जिससे ऑक्सीजन का मास ज्यादा होगा उसके मुकाबले में ऑक्सीजन का रेट फास्टर होगा. अब ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32, ज़हन में रखिएगा, ग्राम में. और मॉलिक्यूलर मास अगर कहेंगे तो 32 AMU. हाइड्रोजन का मास 2 है. नाइट्रोजन अमोनिया का मास 17 है जिसमें नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 3. मीथेन का मास 16 है. तो ये 16, ये 17 और ये 2, इन सब का मास 32 से कम है. तो इन सब का रेट ऑक्सीजन से फास्टर है. अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 44 और ऑक्सीजन का मास क्या है? 32. ये वाहिद है जिसका मास ऑक्सीजन से ज्यादा है. तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा. तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है और ऑक्सीजन का इससे फास्टर रेट है, इसलिए मैंने CO2 को टिक कर दिया. ग्राम्स लॉ से आया है. सबलाइन is a substance that directly changes from solid to gas. ये सबलाइन का जो सब लिया गया है ना, ये सब्लिमेशन से लिया गया. और सब्लिमेशन आप जानते हैं कि सॉलिड बराह रास्त कन्वर्ट हो जाए किसमें? गैस में. ये रिवायती MCQ से हटकर है. समझ में आ गई बात? और इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा. सबलाइन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, हीट करने पर सॉलिड बराह रास्त गैस में कन्वर्ट हो जाता है या ठंडा करने पर गैस बराह रास्त सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. तो सॉलिड टू गैस भी आंसर है, गैस टू सॉलिड भी आंसर है. तो ज्यादातर कहा जाता है सॉलिड टू गैस, इसमें सॉलिड टू गैस का है. सब्लिमेशन का प्रोसेस है. नेक्स्ट MCQ है. द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर एंड गिव्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट. ये तो पूरी डेफिनेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट की. वो सब्सटेंस जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए और प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसी सब्सटेंस पर डिपेंड करती हो या लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता हो, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट. चैप्टर 1 से आई थी. 17 MCQs है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर्स इन UV रीजन? डिटेल से बता चुका हूं मैं मॉडल पेपर के अंदर. लाइमन में UV रीजन में लाइट इमिट होती है. पॉस्चेन और ब्रैकेट में IR और बॉमर में विजिबल. द N+L वैल्यू फॉर 5D ऑर्बिटल. इस टाइप की MCQ जरूर आएगी और 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 5D ऑर्बिटल्स के लिए N+L की वैल्यू बतानी है. तो 5D का N क्या है? 5, जो D के बराबर में लिखा हुआ. और D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है? 2. तो 5 और 2 7. तो N+L 7 था, मैंने 7 टिक कर. आपको पता है S ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू होती है 0. P ऑर्बिटल के लिए 1, D ऑर्बिटल के लिए 2, F ऑर्बिटल के लिए 3. तो D ऑर्बिटल के लिए 2 थी और N तो बराबर में लिखा 5, तो 5 + 2 7, आंसर 7. अगर ये 5P हो जाता तो P ऑर्बिटल के लिए वैल्यू 1 होती, तो 5 + 1 6, तो आंसर 6 हो जाता. अगर ये 5S हो जाता तो S ऑर्बिटल के लिए 0,
और n 5 है तो आंसर 5 + 0 5 हो जाता। बाय राउंडिंग ऑफ 7.865 into 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो आपको नंबर दिया 7.865, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कह रहे राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। तो राइट हैंड साइड से डिजिट हटाते जाएंगे। तो पहले 5 को राउंड ऑफ करा, तो जब 5 को राउंड ऑफ करते हैं तो देखते हैं जो प्रीसीडिंग डिजिट है, पहले वाला डिजिट है, वो ऑड है या इवन। अगर वो ऑड होता है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ा लेते हैं, अगर वो इवन होता है तो उसे ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये 5 को ऐसे ही हटा देंगे क्योंकि उससे पहले वाला जो डिजिट है वो 6 है और 6 इवन नंबर है। फिर 6 को राउंड ऑफ करा तो इस 8 में एक बढ़ा लेंगे, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। तो रूल क्या है कि अगर वो डिजिट जो 5 से बड़े हों, जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ा लेंगे, और 6 5 से बड़ा है तो इसमें एक बढ़ा लेंगे। तो 7.9 आंसर है, इसलिए 7.9 आंसर का। अच्छा, ये आंसर हो ही नहीं सकता था क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसने कहा 2 में लिखना है। ये 2 पॉसिबिलिटी थी क्योंकि इनमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन राउंड ऑफ के मुताबिक 7.8 आंसर नहीं होगा क्योंकि 6 हटेगा तो ये एक बढ़ेगा जरूर, और 7.7 भी नहीं होगा, कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। When external pressure is lowered, water boils at low temperature। कहते हैं जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया तो लिक्विड का वेपर प्रेशर जल्दी से बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है सरफेस ऑफ अर्थ पर या सी लेवल पर, लेकिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड के साथ प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एयर मासेस सरफेस ऑफ अर्थ पे ज्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड में हाई हाइट की तरफ जाते जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि भारी गैसेस सरफेस ऑफ अर्थ पर होती हैं, इसीलिए एक सर्टेन रीजन के बाद जाकर वैक्यूम आ जाता है, इसलिए वाटर माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जल्दी बॉयल हो जाएगा। 21, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड थियोरेटिकली बी 0 एट 0 केल्विन। ये शायद मॉडल पेपर में भी आई है। 0 केल्विन पर, डिग्री नहीं, 0 केल्विन पर, सही है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है, थियोरेटिकली 0 होता है। एन आइडियल गैस ओबेज गैस लॉज अंडर। आपको पता है आइडियल गैस क्या होती है, जो प्रेशर और टेम्परेचर की हर कंडीशन पे गैस लॉस को ओबे करती है। इन्होंने कहा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इस पे भी करेगी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, इस पर भी करेगी। आइडियल गैस का मसला है, रियल गैस की बात नहीं हो रही। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इस पे भी करेगी, और आगे लिखा था ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आंसर है ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। थोड़ी रिवायत से हटकर थी, रिवायत क्या हमारी, आइडियल के बजाय रियल गैस, तो हम लिखते हैं सही ना, अ रियल गैस ओबेज गैस लॉज अंडर। तो रियल गैस आपको पता है किस कंडीशन पर ओबे करती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होता अगर यहां पर आइडियल के बजाय रियल होता। ऐसी मॉडल पेपर में भी लगी है रियल गैस के लिए, अब इन्होंने इसको चेंज करके दिया है, ये अच्छी एमसीक्यूज बनी हुई है। इट पजेसेस डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। आपको पता है सॉलिड की डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, और गैस की ना डेफिनाइट शेप होती है ना डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। और आपको पता है लिक्विड की का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट शेप नहीं होता। 24, एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तस्करा हुआ इसका, डेफिनेशन बताइए मैंने। विच पार्टिकल इज लाइटेस्ट इन द फॉलोइंग। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तकरीबन मास में इक्वल होते हैं। बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, तो इसका मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों से छोटा होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम लाइटर होता है प्रोटॉन के मुकाबले में, और तो बीटा भी 1836 टाइम्स लाइटर होगा, तो ये सबसे लाइटर है। अल्फा पार्टिकल तो आपको पता है इसका मास तो 4 प्रोटॉनों के मास के बराबर होता है,
ये सबसे हैवीएस्ट है। अगर इसमें लाइटेस्ट पूछा है तो आंसर बीटा पार्टिकल, अगर हैवीएस्ट कर देता तो अल्फा। वो मॉडल पेपर में हैवीएस्ट का पूछा था, यहां पर उन्होंने लाइटेस्ट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन? नियॉन का एटॉमिक नंबर दे दिया है 10। अब जिसका सही है ना एटॉमिक नंबर, जिसके इलेक्ट्रॉन 10 आ रहे होंगे, नियॉन तो एटम की फॉर्म में और एटॉमिक नंबर 10 दिया। अब जिसके इलेक्ट्रॉन 10 आ रहे होंगे वो उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम +1, एटॉमिक नंबर 11 दिया है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो 11 में से एक निकालेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 दिया और 2 माइनस, माइनस का मतलब है बढ़ा दो, तो 8 में 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम Z = 13 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 13 और +3 है, तो 13 में से 3 निकाल दो तो 10, तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और नियॉन में भी 10, तो ऑल ऑफ दीज आंसर। 27 है यूरेनियम है 92 238। इसमें से समझ में आ गई बात, इन्होंने एरो के बाद लिखा है प्रोडक्ट बनी है थोरियम 90 234, तो 238 और 234 में 4 मास का फर्क है और 92 और 90 में 2 चार्ज का फर्क है। तो ऐसा पार्टिकल यहां रखना है जिसका चार्ज 2 हो और मास 4 हो, तो वो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा का चार्ज 2 होता है, मास 4, तो यहां पर भी अल्फा जैसे ही रखोगे तो उसका एटॉमिक नंबर 2, 2 और 90 मिलके 92 हो गया, यहाँ पे 92 बैलेंस हो गया। मास 4 है अल्फा का 4 और ये 234 मिलकर 238, ये 238, इसलिए अल्फा को टिक कर। गैमा तो चार्ज भी 0 मास भी 0, बैलेंस नहीं होगा, यहाँ रखेंगे। इलेक्ट्रॉन और बीटा एक ही चीज है, अगर बीटा आंसर है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। समझ में ये भी सेंस है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। आपको पता है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, और फ्लोरीन की किसी भी कंपाउंड में कभी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालते। रूल में मौजूद है कि जो हैलोजन के लिए रूल आया है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, उसमें कहा जाता है कि तमाम हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और फ्लोरीन को छोड़कर बाकी दूसरे हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +1, +3, +5 और +7 में भी मिलते हैं। फ्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन -1, तो एक फ्लोरीन -1 है तो 2 फ्लोरीन -2 है और ऑक्सीजन क्या है +2 है। अब जाहिर है माइनस उसको असाइन किया जाता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो OF2 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और ऑक्सीजन की है 3.5, तो फ्लोरीन को माइनस असाइन किया जाएगा। ये कंपाउंड है सही है ना जिसमें ऑक्सीजन प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, बाकी तमाम कंपाउंड में समझ में आई ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होती है, बस फ्लोरीन के आगे हथियार डाल देता है ऑक्सीजन। 29 an atom emits energy when electron jumps from, एक एटम कब इमिट करेगा एनर्जी को, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, और कब एब्जॉर्ब करता है, जब वो जंप करता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पर। इस वक्त वर्ड है इमिट का, तो आंसर होगा हायर टू लोअर, तो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अगर ये इमिट के बजाय एब्सॉर्ब का वर्ड होता तो आंसर होता पहला वाला, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। सिर्फ इस इमिट को एब्सॉर्ब कर दें तो आंसर ए हो जाएगा। इस वक्त आंसर है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। 30 है पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेन टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग की स्टेटमेंट लिख दी है पूरी, और हाइजेनबर्ग मॉडल पेपर में भी आया है, चैप्टर 3 है ये। अब आइए 31, नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लाइक हीलियम न्यूक्लियस, ये भी मॉडल पेपर में आई है कि अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस भी 2 4 है, अल्फा पार्टिकल भी 2 4 है, यानी चार्ज नंबर 2 मास नंबर 4। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ऑफ बेरिलियम। चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा है, कैसे डिस्कवर करा है, बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कर दी, जिसके नतीजे में कार्बन के न्यूक्लियस हासिल हुए, कार्बन 612 के, और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल हासिल हुए जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, चैडविक ने इसको डिस्कवर करा और बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कर दी। चैप्टर 3 है।
33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रिडक्शन प्रोसेस। कह रहे हैं इसमें से कौन सा प्रोसेस रिडक्शन नहीं है। तो रिडक्शन की डेफिनेशन ज़हन में लाइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन जिसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन होता है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन कहलाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन कहलाता है। तो ये तीनों तो रिडक्शन है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये रिडक्शन नहीं है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग देयर प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस कम हो रहा है तो रिडक्शन है, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है। ये अच्छी एमसीक्यूज बनी हुई थी, इसको ध्यान से देखिएगा। 4 डेफिनेशन याद कर ले रिडक्शन की, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे उसने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था तो मैंने टिक कर दिया इसको कि ये रिडक्शन नहीं है। इन इथाइन C2H2 मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर। इथाइन में पता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। और इथाइन में कुल 5 कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें से 3 सिग्मा है, 2 पाई है। ये मॉडल पेपर में बता चुका हूं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ये आंसर है। पहला वाला तो इसलिए गलत है, 5 सिग्मा 1 पाई कह रहा है तो 6 बॉन्ड हो गए। इथाइन में टोटल 5 बॉन्ड होते हैं। यहां पे कह रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। बॉन्ड तो तादाद में 5 बताएं लेकिन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है अल्काइन में, इथाइन में। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई। और कहीं पे भी 2 पाई नहीं लिखा सिवाय इसके, यही ऑप्शन है। द शेप ऑफ sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल इज। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगी तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, लीनियर। ये भी मैंने मॉडल पेपर में डिटेल से बताया है। CCl4 मॉलिक्यूल हैज 0 डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की डाइपोल मोमेंट 0 होती है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। हर तरफ से एक जैसा स्ट्रक्चर होता है तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 आती है। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो। तो मोल मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है, मास खुद मास पे डिपेंड करता है। ये तीनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। पानी क्वांटिटी में कम हो या ज्यादा हो उसकी डेंसिटी वही होती है। शहद का एक कतरा हो या शहद का पूरा टैंक हो, डेंसिटी ऑफ हनी वही रहती है। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। E प्लस PV इज नोन एज एंथैल्पी, ये भी मॉडल पेपर में आया है। H से शो करते हैं इसको। 39 कंबशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। किसी चीज का भी जलना, सही है ना, एक्सोथर्मिक होता है। और जब आप जला रहे हैं किसी चीज को तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना क्या कहलाता है, कंबशन। एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व होती है। थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन वाज प्रोपोज्ड बाय आर्हेनियस। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, आपको पता है रेट कांस्टेंट जो K है ये ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है। सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने से रेट कांस्टेंट K चेंज होता है, बाकी किसी चीज से रेट कांस्टेंट K चेंज नहीं होता। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट K पर हीटिंग इफेक्ट को भी आर्हेनियस ने बताया है और थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन भी आर्हेनियस ने दी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Cl2 सनलाइट, 0 ऑर्डर। जब भी कोई भी रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होगा उसका ऑर्डर 0 होगा। ऊपर सनलाइट लिख दे या H न्यू लिख दे, ऑर्डर 0। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सही है। और ये डिपेंड करते हैं, सही है, नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग फोटोन पर। ये रिएक्टेंट की इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए 0 ऑर्डर है। लास्ट एमसीक्यू है, द कैटलिस्ट विच डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रेट को बढ़ा देता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को स्लो डाउन कर दे और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। इस दफा था डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एनर्जी को डिक्रीज करता है, इसलिए आंसर है पॉजिटिव कैटलिस्ट। उम्मीद है समझ में आई होंगी, सही है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, कुछ नई बातें भी थी इसमें, कुछ पुरानी थी, सही है। दुआओं में याद रखिएगा। अगर समझते हैं कि कुछ फायदा है तो इसे दूसरे लोगों से शेयर करिएगा,
सही है। और अपनी आरा से मुझे बताते जाइएगा, राय अपनी देते जाइएगा मैसेज के जरिए। शुक्रिया बहुत।